हेलो बच्चों, आज हम लोग डी एंड एफ ब्लॉक का 14 लेक्चर शुरू करेंगे बच्चों। मोस्ट प्रोबेबली लास्ट लेक्चर शायद 13 था, ठीक है। और मैंने लास्ट लेक्चर में बच्चों आप लोगों को पढ़ाया था डी एंड एफ ब्लॉक की केमिकल प्रॉपर्टी चल रही थी, जिसमें मैग्नेटिक बिहेवियर डिस्कस कर लिया था बच्चों। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि मैग्नेटिक बिहेवियर जो होता है वो दो तरह का होता है, एक पैरामैग्नेटिक होता है, एक डायमैग्नेटिक होता है। और मैंने आपसे कहा था कि पैरामैग्नेटिक बिहेवियर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस की वजह से होता है। जितना ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उतना ज़्यादा पैरामैग्नेटिज्म कैरेक्टर होगा, और उसका मैग्नेटिक वैल्यू जो है, मैग्नेटिक मोमेंट जो है ना, म्यू के फॉर्म में निकालते हैं। फार्मूला आपको याद होगा √n/n+2, ठीक है। और उसके बाद फिर मैंने आपको डिस्कस किया था कलर कंपाउंड्स कलर्ड कब होते हैं। तो मैंने आपसे कहा था कि जिसमें पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स होते हैं जो डी ट्रांजिशन कर सकते हैं वो भी कलरफुल हो जाते हैं। लेकिन मैंने दो केस स्पेशल बताए थे, D0 और D10 सिस्टम कलरलेस होता है, ठीक है, और D0 D10 सिस्टम जो है वो डायमैग्नेटिक होता है। यहाँ तक तो मैंने बता दिया था। इसके अलावा अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ये भी मैंने डिस्कस कर लिया था इनफैक्ट, कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ट्रांजिशन मेटल्स बनाता है। आपको याद होगा मैंने जब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पढ़ाया था उसमें बताया था कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में क्या होता है, लिगेंड्स अपना लोन पेयर डोनेट करता है सेंट्रल मेटल आयन को, और क्योंकि ट्रांजिशन मेटल्स में डी ऑर्बिटल्स वैकेंट होते हैं और एस ऑर्बिटल्स और पी ऑर्बिटल्स भी वैकेंट होते हैं, तो आसानी से D2sp3 या sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है, जिसकी वजह से वो लोन पेयर लिगेंड से एक्सेप्ट करता है। इसलिए अगर आपसे पूछता है कि ट्रांजिशन मेटल्स लार्ज वैरायटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्यों बना सकते हैं, तो हम उसका जवाब देंगे कि ट्रांजिशन मेटल्स के अंदर एक तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की टेंडेंसी होती है, दूसरी बात कि मेटल का साइज छोटा होगा, आसानी से लिगेंड अप्रोच करेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, और तीसरी बात यह है कि लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है लिगेंड से, ठीक। यहाँ तक तो बता दिया था। इसके अलावा मैंने कैटालिटिक प्रॉपर्टी के बारे में भी बताया था कि जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं वो कैटलिस्ट के फॉर्म में इस्तेमाल किए जा सकते हैं, और इसकी वजह बहुत सिंपल सी है कि उसमें वैकेंट ऑर्बिटल्स होंगे, तो जो भी रिएक्टेंट होगा वो कैटलिस्ट के सरफेस पे एडजॉर्ब होता है। जैसे आपको याद होगा केमिकल काइनेटिक्स में मैंने पढ़ाया था कि केमिकल काइनेटिक्स में आपको याद होगा कि मैंने कहा था कैटलिस्ट सरफेस प्रोवाइडर होता है, रिएक्टेंट आके कैटलिस्ट के सरफेस पे एडजॉर्ब होता है। और क्योंकि ट्रांजिशन मेटल्स में बच्चों वैकेंट ऑर्बिटल्स ज़्यादा होते हैं, तो आसानी से अपना कोई भी रिएक्टेंट आसानी से एडजॉर्ब हो सकता है लोन पेयर दे करके, या वन डर वाल फोर्स की वजह से एडजॉर्ब हो सकता है, जिसकी वजह से एक्टिवेशन एनर्जी के वैल्यू को वो क्या कर देता है, कम कर देता है। जैसा कि आपको याद होगा कैटलिस्ट में मैंने एक ग्राफ बना के दिखाया था, केमिकल काइनेटिक्स में चेक करेंगे आप जा करके। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और अगला प्रॉपर्टी है फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। देखो बच्चों, जब मैं बुक पढ़ा रहा हूँ तो डी एंड एफ में एनसीईआरटी बुक सामने लेके बैठिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी बुक से ही क्वेश्चन आना है और इसके अलावा कहीं से क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। तो फोकस करेंगे सिर्फ एनसीईआरटी को सॉल्व अनसॉल्व को, और साथ में ये भी याद रखिएगा कि एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन डी एंड एफ ब्लॉक को पढ़ना है, तो वहीं से कंपटीशन में भी एक एक सवाल वहीं से लाइन बाय लाइन उठ के आता है। इसके अलावा कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो अब आइए हम बात करते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स क्या होते हैं। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स कहते हैं बच्चों कि जैसे ट्रांजिशन मेटल्स में जो अरेंजमेंट होता है एटम का, तो उसमें बीच में गैप बन जाता है, बीच में वाइड्स होते हैं जिसको इंटरस्टिशियल वाइड्स कहते हैं। तो होता क्या है कि ट्रांजिशन मेटल्स में जो गैप्स होते हैं, तो वहाँ पर उस जगह पे बहुत सारे एलिमेंट्स को हम डॉपिंग कर सकते हैं, यानी इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे कार्बन को हो गया, है ना, इसके अलावा हाइड्रोजन को भी इंसर्ट कर सकते हैं, है ना। जैसे आपके बुक में लिखा हुआ होगा, चेक कीजिए, जैसे टाइटेनियम कार्बन Mn4n Fe3H वेनेडियम H, ठीक है। अब ये देखेंगे आप तो यहाँ पर सीधा सीधा एलिमेंट्स के फॉर्म में लिखा हुआ है, लेकिन इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट डिफाइन नहीं कर रहा। तो ऑक्सीडेशन स्टेट डिफाइन नहीं करने का मतलब ये होता है कि ये बॉन्ड नहीं बना रहा मेटल के साथ, बल्कि वो बीच में जो गैप होता है वहाँ जाके वो फिट हो जाते हैं। जैसे आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि हम लोग अल्कीन से अल्केन बनाते थे, तो निकल या प्लैटिनम कैटलिस्ट लेते थे या पैलेडियम कैटलिस्ट लेते थे, तो वो प्योर मेटल नहीं होते थे, वो बेसिकली इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स होते थे। इंटरस्टिशियल है ना मटेरियल के फॉर्म में इस्तेमाल होते थे। वहाँ पर हाइड्रोजन गैस क्या होता था, एडजॉर्ब हो जाता था, वो बेसिकली इंटरस्टिशियल वाइड्स में जाके सेट हो जाता था। और जब निकल इस्तेमाल करते थे तो वही हाइड्रोजन गैस
है ना, वो बाहर निकल करके वो रिडक्शन करता था, एल्कीन को अल्केन में बदलता था। तो अब आप ये याद रखिएगा कि इंटरस्टिशियल जो कंपाउंड्स बनाते हैं ट्रांजिशन मेटल्स, उसकी वजह ये होती है कि उसमें बहुत सारे वाइड्स मौजूद होते हैं, बीच बीच में गैप होता है एटम के, है ना, तो अरेंजमेंट में क्रिस्टल में, तो उसी में जा करके वो जाके फिट हो जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा जब ट्रांजिशन मेटल्स में हम लोग मिक्सिंग करते हैं नॉन मेटल्स का, जैसे आपने देखा होगा स्टेनलेस स्टील वगैरह बनाते हैं, एलॉय बनाते हैं, तो उसमें भी इंटरस्टिशियल वाइड्स में जा करके उसको फिट कर देते हैं, है ना, और जिसकी वजह से वो क्या होता है, तो जनरली वो जो है जिसकी वजह से उस मेटल का मेल्टिंग पॉइंट हाई हो जाता है। अगर आप चेक करेंगे तो आपके बुक में लिखा हुआ दे आर हाई मेल्टिंग पॉइंट्स, है ना, हायर देन दोज ऑफ प्योर मेटल्स। प्योर मेटल्स के कंपैरिजन में इंटरस्टिशियल जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं वो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई रखते हैं, हार्ड हो जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा मेटलिक कंडक्टिविटी उसमें रहेगी, इसके अलावा केमिकली इनर्ट हो जाएंगे। तो आपने देखा होगा जो स्टेनलेस स्टील का जो बर्तन हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो वो नॉन रिएक्टिव हो जाते हैं, इसके अलावा उसमें जंग नहीं लगता। उसकी वजह यही तो है कि वो जो है इंटरस्टिशियल वाइड्स में जाकर फिट हो जाते हैं। अब इंटरस्टिशियल वाइड में फिट हो जाने की वजह से क्या होगा कि वहाँ पर ऑक्सीडेशन का स्कोप ख़त्म हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीडेशन होने के लिए क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन को आके कम से कम उसके सरफेस पे अटैच करना पड़ेगा। अब ज़रा सोचो तो सही कि अगर ऑलरेडी कार्बन जाके उस वाइड्स में जाके फिट हो गया है या हाइड्रोजन फिट हो गया है, तो वहाँ पर ऑक्सीजन को अटैक करने का ऑप्शन ही नहीं मिलेगा बच्चों। ठीक है बच्चों, इसके अलावा अब अगला प्रॉपर्टी है एलॉय फॉर्मेशन। एलॉय फॉर्मेशंस क्या होता है, तो आप जानते हैं कि मेटल्स में जो है ना, दूसरे मेटल्स को मिक्स करते हैं एक ख़ास प्रोपोर्शन में। जैसे आपने ब्रास का नाम सुना होगा, जिंक और कॉपर की मिक्सिंग होती है, तो वहाँ पर जो है वो फिट हो जाते हैं, इंटरस्टिशियल वाइड्स में ही जाके फिट होते हैं। और क्योंकि वहाँ पर जो है साइज़ जो है वो इस तरह से होता है कि साहब वो एटम जा कर के एक एटम को हटा के उसमें दूसरा एटम फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, और वो कैसे करते हैं, तो वो हाई टेम्परेचर दे करके मिक्सिंग कराया जाता है। और क्योंकि मेटल्स नेचर सेम हो जाते हैं तो आसानी से एलॉय फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम ब्लेंडिंग प्रोसेस भी कहते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए, अब यहाँ पर कुछ है ना क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको पढ़ देता हूँ और इसका जवाब भी दे देता हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन है एग्जाम्पल 8.0 करके दिया हुआ, व्हाट इज़ द मीन बाय डिसप्रोपोर्शनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, गिव एन एग्जाम्पल। डिसप्रोपोर्शनेशंस क्या होते हैं, आपने ये नाम जो डिसप्रोपोर्शनेशन ये 10th क्लास से सुना होगा। डिसप्रोपोर्शन 11th में भी हमने पढ़ा था कि अगर कोई कंपाउंड अगर हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो वो अनस्टेबल होता है कई बार, तो वो अपने आप को है ना ब्रेक डाउन कर लेता है और ब्रेक डाउन करके दो अलग अलग कंपाउंड बनाता है। एक ही मेटल दो अलग अलग कंपाउंड बनाएगा और अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कंपाउंड बना देगा, जिसमें एक ऑक्सीडेशन स्टेट जो पहले से था वो अनस्टेबल था और जो नया कंपाउंड्स बना है तो वो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाएगा। जैसे एग्जांपल भी दिया हुआ है यहाँ पर, एग्जांपल आप चेक करेंगे तो MnO4 है। ठीक है, उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट जो है MnO4 2-, उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट मैग्नीज का 6 है और ये ब्रेक डाउन करके MnO4- और MnO2 में बदल जाता है। तो वो जो है MnO4- जो है बच्चों पहले से ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, और जिसकी वजह से वो क्या होता है अपने आप को डिसप्रोपोर्शनेट करके अनस्टेबल से स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए डिसप्रोपोर्शनेट कर जाता है, यानी कि वो एक ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कंपाउंड्स दो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कंपाउंड्स को प्रोड्यूस कर देता है। देखो इसमें आंसर भी लिखा हुआ है, व्हेन ए पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट बिकम लेस स्टेबल, देखो लिखा हुआ है ये बात, रिलेटिव टू अदर ऑक्सीडेशन स्टेट, वन लोअर एंड वन हाइयर, तो इट इज़ सेड टू बी अंडरगो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है, और इसमें एग्जांपल दिया हुआ मैग्नीज 6 बिकम अनस्टेबल रिलेटिव टू मैग्नीज 7 एंड मैग्नीज 4 इन एसिडिक सॉल्यूशन। तो ये आपको बता रहा है कि जो अनस्टेबल कंपाउंड्स होते हैं वो ब्रेक डाउन करके स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर देते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये समझ में आ गई बात। इसके अलावा एक और क्वेश्चन है जो एनटेक्स क्वेश्चन में दिया हुआ है, 8.9 क्वेश्चन नंबर है, एक्सप्लेन वाई कॉपर +1 आयन इज नॉट स्टेबल इन एक्वस सोल्यूशन। कॉपर +1 एक्वस सोल्यूशन में अनस्टेबल होता है, क्यों? तो देखो जब भी एक्वस सोल्यूशन की बात करता है बच्चों तो याद रखो एक्वस सोल्यूशन का मतलब वाटर में डालना, और वाटर में डालने का मतलब वाटर पोलर मॉलिक्यूल है और जानते हैं कि वाटर जो है उसके ऑक्सीजन पे डेल्टा- चार्ज है।
तो कॉपर +1 स्टेट में जब जाता है तो उसमें वाटर के साथ इंट्रैक्शन में उतना ज़्यादा हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज़ नहीं होगा, क्योंकि वाटर से इंट्रैक्शन होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है, क्योंकि कॉपर पे +1 है और वाटर के ऑक्सीजन पे क्या डेल्टा माइनस है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगा और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बच्चों हीट रिलीज़ करता है, उसी एनर्जी को हम लोग कहते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। तो कॉपर +1 में स्टेबल नहीं होता, इसलिए आपको याद होगा कि कॉपर 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आता है, एक +1 में एक +2 में, लेकिन इन जनरल कॉपर जो है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहना पसंद करता है। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि कॉपर का लास्ट कॉन्फ़िगरेशन 3d10 4s1 है। ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हूँ, कॉपर का जो है कॉन्फ़िगरेशन 3d10 4s1 है। तो तरीके से तो क्या होना चाहिए, एक ही इलेक्ट्रॉन को लूज़ करे, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के बाद d10 सिस्टम उसको हासिल हो जाएगा, ठीक, लेकिन वो +2 में जाता है। तो उसकी वजह यह है कि +1 स्टेट में उसको उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी नहीं मिलती हाइड्रेशन एनर्जी के टर्म में, यानी उतना ज़्यादा हीट जनरेट नहीं होता। लेकिन अगर कॉपर +2 स्टेट में चला जाएगा बच्चों, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन d10 सिस्टम से निकालना है, लेकिन वो फिर भी d10 से निकालता है। उसकी वजह बहुत सिंपल सी है, क्योंकि कॉपर +2 स्टेट में अगर गया तो उसमें जो हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज़ होगी बच्चों, वो हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा रिलीज़ होगी, इसलिए कॉपर को +2 स्टेट में फेवरेबिलिटी मिल जाती है। आपको मैंने कई बार ये बात बताई है कि किसी भी एलिमेंट का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो ऑक्टेट रूल या डुएट रूल या 18 इलेक्ट्रॉन रूल के हिसाब से पूरी तरह फॉलो नहीं होता, खास करके ट्रांजिशन मेटल्स में। मैंने आपको बताया था कि भाई है ना, जैसे कॉपर है, आप पूरा कॉन्फ़िगरेशन लास्ट का चेक करेंगे तो 3s2 3p6 है ना, और 3d10 और 4s1 होता है। तो तरीके से तो कॉपर को एक इलेक्ट्रॉन छोड़ के, अगर एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है तो 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 3s2 3p6 3d10 18 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो ये इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन है। लेकिन कॉपर ना +2 को पसंद करता है, अपने d10 को छेड़ करके यहाँ से इलेक्ट्रॉन हटा लेता है, और वो +2 में इसलिए जाता है क्योंकि ओवरऑल फ़ायदा। ये वही एग्जाम्पल है, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया होगा कभी कि एक मार्कर अगर खरीदोगे तो 10 रुपये में देंगे और 2 मार्कर खरीदोगे तो 15 रुपये में दे देंगे। तो बताओ किसी आदमी के लिए है ना 10 रुपया निकालना आसान है कि 15 रुपया निकालना आसान है? आसान तो 10 रुपया है निकालना, लेकिन फिर भी वो 15 रुपया निकालेगा ना। क्यों निकालेगा? क्योंकि 15 रुपया निकालने में उसको 5 रुपये का स्पेशल डिस्काउंट मिल रहा है, तो उसको एडवांटेज हो जाएगा। बात समझ में आ रही? तो यही बात यहाँ कॉपर के लिए भी है कि कॉपर +1 है और +2 है, तो तरीके से तो +2 में जाना तो मुश्किल काम है, 2 इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, और कॉपर का +1 में जाना ज़्यादा आसान है। लेकिन कॉपर क्या बोलता है कि हम +2 में जाएंगे, क्योंकि ओवरऑल एनर्जी जो कॉपर +2 में है वो ज़्यादा नेगेटिव होता है, यानी ज़्यादा रिलीजिंग हो जाता है, यानी स्टेबिलिटी ज़्यादा आ जाती है। यही बात प्लैटिनम के साथ भी होता है बच्चों। प्लैटिनम +2 और +4 में है ना, प्लैटिनम को है ना +4 ज़्यादा पसंद है। हालांकि प्लैटिनम से 4 इलेक्ट्रॉन निकालना तो मुश्किल काम है, लेकिन वो +4 में जाता है, ठीक है। और वो है ना प्लैटिनम +2 में कम जाता है, हालांकि 4 इलेक्ट्रॉन निकालने में ज़्यादा एनर्जी खर्च आएगी, लेकिन वो +4 में जाता है, ठीक। अब इसका रीज़न क्या होगा खुद सोचो। 4 इलेक्ट्रॉन निकालने में ज़्यादा एनर्जी खर्च हो रही है, लेकिन फिर भी वो +4 को पसंद करता है। तो इसकी वजह ये है कि ओवरऑल एनर्जी जो है 4 इलेक्ट्रॉन निकालने में ज़्यादा खर्च तो हुई, लेकिन वहाँ हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा रिलीज़ हो जाएगी, जिसकी वजह से उसको +4 स्टेट में स्टेबिलिटी मिलती है। और अगर हम प्लैटिनम के ठीक ऊपर पैलेडियम के ऊपर निकल पे जाएंगे, तो निकल में अब क्या होता है बच्चों, निकल +2 को पसंद नहीं करता, सॉरी +4 को पसंद नहीं करता, निकल +2 को पसंद करता है, ठीक। अब उसकी वजह क्या है कि निकल को +4 में जाने में ज़्यादा दिक्कत है, ज़्यादा एनर्जी खर्च हो रही है, और निकल को +2 में रहना ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि +2 में उसका ओवरऑल एनर्जी क्या है, ज़्यादा निगेटिव है एज़ कम्पेयर टू निकल +4 में। और प्लैटिनम का +2 अनफेवरेबल है, +4 ज़्यादा फेवरेबल है। तो कहने का मतलब बच्चों ये है कि किसी भी एलिमेंट का अगर कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट बोल रहा है कि वो स्टेबल है या अनस्टेबल है, तो बस इतना सा फ़लसफ़ा है, इतना सा कॉन्सेप्ट है बच्चों कि अगर कहता है +4 पसंद है तो कहेंगे पसंद है, इसका मतलब कि एनर्जी रिलीज़ हो रही होगी, ठीक है। अगर कह रहा पसंद नहीं है तो इसका मतलब एनर्जी ज़्यादा कंज्यूमिंग है, इसलिए वो ऐसा नहीं करता बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आया है कि कॉपर +1 में अनस्टेबल क्यों है, तो उसकी वजह सिंपल सी है कि वहाँ पर हाइड्रेशन एनर्जी उतनी ज़्यादा रिलीज़ नहीं हो रही होगी, इसलिए कॉपर जो है वो +2 में रहना पसंद करता है, क्योंकि उसका हाइड्रेशन एनर्जी बच्चों +2 में ज़्यादा रिलीजिंग है, इसलिए कॉपर को +2 पसंद है बच्चों। यहाँ तक तो मैंने बता दिया बच्चों। अब हम लोग देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स भी आपको पढ़ने हैं बच्चों। एक तो K2Cr2O7 पढ़ना है जो मैंने बोर्ड पे लिख रखा है, और दूसरा KMnO4 पढ़ना है बच्चों। तो ये बच्चों आप याद रखिएगा कि K2Cr2O7 और KMnO4 में से किसी एक का प्रिपरेशन आता ही आता है आपके स्कूल का। ये खानदानी क्वेश्चन है, मतलब आउट क्वेश्चन जिसको बोलते हैं, कि अगर कभी भी क्वेश्चन आएगा
है ना, डी एंड एफ ब्लॉक्स में। तो अगर रिएक्शन के तौर पे क्वेश्चन आएगा बच्चों तो ये आपका प्रिपरेशन आएगा ही आएगा, या तो K2Cr2O7 आएगा या K1O4 आएगा। ठीक है, तो अब मैं आपको है ना पोटेशियम डाइक्रोमेट, जिसको हम लोग K2Cr2O7 बोलते हैं, इसकी शुरुआत कर रहे हैं, इसका प्रिपरेशन देख रहे हैं बच्चों। इसका प्रिपरेशन याद रखना बहुत आसान है। ठीक है, मैंने NCERT के हिसाब से लिख दिया टू द पॉइंट, लेकिन मैं इसमें एक टेक्निक बता देता हूँ कि आपको इसको 3 स्टेप में याद रखना है। रिएक्शन कैसे याद करना है, 3 स्टेप में याद रखना है। ठीक है, और बच्चों रिएक्शन जो है मुश्किल कब होता है, जब आप इसको है ना बिना समझे याद करेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। इसलिए बहुत आसान तरीका है कि आप पहले रिएक्शन का स्टेपिंग देख लीजिए, और स्टेपिंग देखेंगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। सबसे पहले तो ये याद रखो कि जो डाइक्रोमेट होता है वो क्रोमाइट ओर्स से मिलता है। किससे मिलता है बच्चों, क्रोमाइट ओर्स। आप बोलेंगे सर क्रोमाइट ओर्स क्या है, तो FeCr2O4 को क्रोमाइट ओर्स बोलते हैं, ये याद रखना पड़ेगा। ठीक है, इसमें कोई टेक्निक नहीं है, FeCr2O4 क्रोमाइट ओर्स है। और इसका ना सोडियम कार्बोनेट के साथ इसको फ्यूज़ कर देते हैं। क्या करते हैं, फ्यूज़ करते हैं, मतलब इसको मिक्स करते हैं और साथ में एक्सेस ऑफ एयर, ऑक्सीजन पास कर देते हैं। तो ये जो क्रोमाइट ओर्स है वो सोडियम क्रोमेट में बदल जाता है। अब देखो इसको बहुत आसानी से याद करते हैं, FeCr2O4 है। ठीक है, तो अब सोडियम कार्बोनेट से रिएक्शन किया है, तो अब खुद सोचो ना, सोडियम इज़ मोर रिएक्टिव देन आयरन, राइट। तो सोडियम इसको उड़ा देगा मतलब सोडियम हट जाएगा, आयरन को हटा देगा और सोडियम खुद आकर के बैठ जाएगा। देखो यहाँ पर Na2, अब यहाँ पर है ना Na2 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि देखो आयरन की यहाँ पर वैलेंसी 2 है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर एक सोडियम की तो वैलेंसी एक ही होती है ना, तो यहाँ पर एक आयरन को हटाने के लिए 2 सोडियम आके भिड़ गया है ना। समझ में आ रही बात, एक सोडियम एक आयरन को हटाने के लिए 2 सोडियम आके रिप्लेस किया, तो ये हो गया Na2CrO4। देखो Cr2 है ना O4 है, तो देखो डबल है क्रोमियम, तो इसलिए कितना बन गया, देखो 8 बन गया है वो 8 Na2CrO4। इसको हम लोग कहते हैं सोडियम क्रोमेट। क्या कहते हैं बच्चों, सोडियम क्रोमेट कहते हैं। और ये जो सोडियम क्रोमेट होता है ये येलो कलर का होता है, ये याद रखिएगा। कई बार जो है आप देखेंगे नीट में या JEE एडवांस में क्वेश्चन आता है, कलर के हिसाब से बात करने लगता है। तो कलर के हिसाब से बात करने का मतलब ये है कि जब भी कलर के हिसाब से बात करें तो बच्चों ये याद रखना कि कलर जो है इम्पॉर्टेंट होता है, तो इसलिए आपको कलर के फॉर्म में ये याद रखिएगा। यहाँ पर जो आपका जो कंपाउंड बना है वो सोडियम क्रोमेट बना है। ठीक है, और फिर ये येलो कंपाउंड्स है और इसका फिर क्या करते हैं, एसिडिफाई कर देते हैं। इसको एसिडिफाई कर देने का मतलब क्या होता है कि जैसे सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया या हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया, तो ये क्या होगा बच्चों कि ये जो है ना सोडियम क्रोमेट है उसमें क्या होगा कि ये सोडियम डाइक्रोमेट में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सोडियम डाइक्रोमेट में। अब देखो ये येलो कंपाउंड्स है, देखो ये येलो कंपाउंड्स है और ये क्या हो गया, ऑरेंज कंपाउंड्स में बदल गया। देखो ध्यान से, प्रोड्यूस ऑरेंज सोडियम डाइक्रोमेट। ठीक है, अब हमको बनाना क्या है, पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाना है ना, तो हमको तो फिर इससे सोडियम हटाना पड़ेगा। तो हम फिर क्या करते हैं कि ऐसा कोई कंपाउंड लेते हैं जिससे ये सोडियम वहाँ से हट जाए। तो हम क्या करेंगे, KCl सोल्यूशन ले लेंगे और KCl से जब हम पास करते हैं तो क्योंकि पोटेशियम आप जानते हैं ज़्यादा रिएक्टिव होता है सोडियम से, तो इसलिए पोटेशियम ने है ना धक्का मार के सोडियम को बाहर निकाल दिया है ना, चल हट जा परे हट जा ऐसे बोला और पोटेशियम आके जुड़ गया। तो ये आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट तैयार हो गया। क्लियर। तो सबसे पहले तो ये याद रखो बच्चों कि हमें क्या करना है, जो मेन कंपाउंड्स है वो क्या लेना है आपको, है ना क्रोमाइट ओर से लेना है। क्रोमाइट ओर्स का फॉर्मूला क्या है, FeCr2O4। ठीक है, उसका किससे फ्यूज़न कराना है, सोडियम कार्बोनेट से और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कराना है। तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा, आयरन क्योंकि लेस रिएक्टिव है सोडियम से, तो सोडियम आयरन को हटा देगा। और क्योंकि यहाँ पर सोडियम की वैलेंसी 1 होती है और आयरन की वैलेंसी 2 होती है, तो यहाँ 2 सोडियम ने 1 आयरन को हटाया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो Na2 और यहाँ पर Cr2O4 है, तो देखो यहाँ पर 2 क्रोमियम है, यानी देखो 4 मॉलिक्यूल लिया तो 8 क्रोमियम है, तो 8 Na2CrO4 बन जाएगा, 8 सोडियम क्रोमेट बन जाएगा। ठीक है बच्चों, और फिर सोडियम क्रोमेट को हम लोग एसिडिफाई कर देते हैं, तो क्या होता है बच्चों कि ये आपका सोडियम डाइक्रोमेट बन जाता है। क्या बन जाता है बच्चों, सोडियम डाइक्रोमेट, Na2Cr2O4 बन जाता है। ठीक है बच्चों, क्लियर, बात समझ में आ रही है। अब ये हुआ क्या है बच्चों, एसिडिफाई करने का मतलब क्या होता है कि ये जो एसिडिफाई कर रहे हैं तो देखो इसमें वाटर निकल रहा है, ध्यान से देखो H2O निकल रहा है ना, तो एसिडिफाई करने का मतलब वाटर, यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया जाएगा। और आप जानते हैं, अगर नहीं मालूम है तो याद रखो कि जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। क्या होता है बच्चों, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो ये क्या करेगा, 2 मॉलिक्यूल है, देखो Na2Cr4 का 2 मॉलिक्यूल ले रहा है, तो ये एसिडिक मीडियम में जाकर के क्या करेगा, वहाँ से ऑक्सीजन खींचेगा, तो ऑक्सीजन खींचेगा तो क्या करेगा, वाटर बन जाएगा। और ये 2 मॉलिक्यूल्स आपस में क्या होगा,
है ना, कंबाइंड कर जाएगा, कंडेंस कर जाएगा बेसिकली। तो कंडेंस करेगा इसलिए Na2Cr2O4 बन गया और 2 Na+ बाहर आ गया। और फिर हमने क्या किया, क्योंकि हमको पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाना है बच्चों, तो हमने क्या किया कि इसको KCl से रिएक्शन कराया और ये पोटेशियम डाइक्रोमेट बन गया बच्चों। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब ये मैंने स्ट्रक्चर बना दिया है, ठीक है, क्रोमेटोड्स का, ठीक है, और ये CrO4 2- है, ये टेट्राहेड्रल होता है, और डाइक्रोमेट का भी स्ट्रक्चर बना दी, ये भी टेट्राहेड्रल होता है। बस ये याद रखिएगा कि यहाँ पर जो है 2 है ना क्रोमेट के बीच एक ऑक्सीजन कॉर्नर शेयर हो जा रहा है यहाँ पर। और ये एंगल याद रखिएगा, क्योंकि कंपटीशन में कई बार एंगल पूछता है कि है ना डाइक्रोमेट में एंगल कितना होता है 2 क्रोमियम के बीच। तो क्योंकि 2 क्रोमियम के बीच में ऑक्सीजन आ गया, तो ऑक्सीजन के बीच एंगल जो बन जाएगा 2 बॉन्ड के बीच 126 डिग्री का एंगल बन जाएगा। ठीक है, और ये एक्चुअली होता क्यों है, तो यहाँ पर जो आप जानते हैं कि ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, लोन पेयर रिपल्शन करके क्या करता है, एंगल को 126 डिग्री पे पहुँचा देता है। ठीक, ये तो आपको समझ में आ गया। अब ये एक इम्पॉर्टेंट बात मैंने बताने जा रहा हूँ कि जो क्रोमेट है ना, वो डाइक्रोमेट में बदल जाता है। ध्यान से देखो, CrO4 2- है, ठीक है, क्रोमेट से डाइक्रोमेट बदलता है। देखो CrO4 2 से Cr2O7 2- में बदल जाता है। ये कैसे बनता है, तो याद रखो कि एसिडिक मीडियम में क्रोमेट डाइक्रोमेट में बदलता है, और इसका रिवर्स अगर करना चाहोगे रिएक्शन को, तो बेसिक मीडियम अगर लगा दोगे तो रिएक्शन फिर क्या होगा, डाइक्रोमेट से वापस क्रोमेट में बन जाएगा। ठीक है, तो आप देखेंगे जेई में ये क्वेश्चन आया था कि है ना, आपका जो कंपाउंड था येलो कंपाउंड्स, उसने ये पूछा था कि येलो कंपाउंड्स है एसिडिक मीडियम में वो है ना आपको कन्वर्ट हो गया ऑरेंज कंपाउंड में। उसने कंपाउंड का नाम नहीं बोला, बोला एक येलो कंपाउंड्स है एसिडिक मीडियम में वो ऑरेंज कंपाउंड में बदल गया। ठीक है, और बेसिक मीडियम में वो क्या हो गया, वापस येलो कंपाउंड में बदल गया। तो कंपाउंड को आप कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, तो वेरी सिंपल, क्रोमेट है, देखो ध्यान से, क्रोमेट देखो CrO4 2- है, तो यहाँ चेक करो Na2CrO4 है, तो अगर 2 सोडियम हटा दोगे तो CrO4 2- ही तो बनेगा ना, क्योंकि Na का वैलेंसी कितना होता है, +1 होता है। तो 2 सोडियम हटा दो तो 2 - आ जाएगा। तो ये येलो कंपाउंड्स है, और जो क्रोमेट है उसको हम लोग एसिडिक मीडियम में डालेंगे तो डाइक्रोमेट में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर डाइक्रोमेट को बेसिक मीडियम में डालेंगे तो वापस क्रोमेट में बदल जाएगा। उसकी वजह ये है कि एसिडिक मीडियम में डालेंगे तो 2 मॉलिक्यूल आपस में कंडेंस हो जाएगा, देखो वाटर निकल गया। ठीक है, और अगर बेसिक मीडियम में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये फिर सेपरेट हो जाएगा, मतलब डाइक्रोमेट से फिर क्रोमेट बन जाएगा। ठीक है, इसके अलावा याद रखो बच्चों, एसिडिक मीडियम में जो पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है वो हाईली ऑक्सीडाइजिंग नेचर का होता है। कौन सा नेचर का होता है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर का। और ये रिएक्शन आप Cr2O7 2- है, वो एसिडिक मीडियम में 2Cr3+ में बदल रहा है। अब देखो यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या मतलब होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब होता है सामने वाले को ऑक्सीडाइज करना, यानी उससे इलेक्ट्रॉन ले लेना। तो देखो यहाँ पर Cr2O7 2- है, तो अगर आप देखोगे तो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट +6 निकल के आएगा। अब आप बोलेंगे सर +6 कैसे आएगा, तो देखो ये 2x ले लेंगे, क्योंकि क्रोमियम 2 है तो 2x, ऑक्सीजन का कितना होता है बच्चों, -2 होता है, और कितना ऑक्सीजन है, 7 है। ठीक है, तो बराबर क्या होगा, -2, तो 2x बराबर क्या होगा, 12 हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, +6 हो जाएगा। अब देखो +6 से क्रोमियम +3 में, तो पहले आप ये याद कर लो कि K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम ने है ना +6 से +3 में जाता, Cr3+ में जाता है, ये याद रखना है। ठीक है, और क्योंकि +6 से +3 में जा रहा है तो दिमाग लगा के सोचो ना, +6 से +3 में जा रहा है, तो +6 का मतलब यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन लॉस है, और +3 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन लॉस है। तो इसका मतलब +6 से +3 में जा रहा है, इसका मतलब इसको 3 इलेक्ट्रॉन गेन हुआ होगा नहीं, तो जब 3 इलेक्ट्रॉन गेन होगा तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन लिया ना इसने, तो सामने वाले से ही तो लेगा, तो सामने वाले को क्या किया उसने, ऑक्सीडाइज कर दिया। सामने वाले को क्या किया बच्चों, ऑक्सीडाइज कर दिया, तो खुद रिड्यूस हो गया बच्चों। बात समझ में आ रही है। तो इसका मतलब आप देखोगे कि K2Cr2O7 है ना, जहाँ भी इस्तेमाल होगा एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस्तेमाल होगा, और इसमें सामने वाले को ये क्या करेगा बच्चों, ऑक्सीडाइज करेगा, और खुद क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो पहले तो याद रख लो कि K2Cr2O7 +6 से +3 स्टेट में जाता है, यानी K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में Cr3+ में जाता है। ठीक है, अब इसका रिएक्शंस हम लोग देखते हैं बच्चों। अब देखो बच्चों, यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टी में अभी मैंने आपसे कहा कि K2Cr2O7 जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। तो अगर एग्जाम्पल्स हम समझेंगे रिएक्शंस में, तो देखो I- को I2 में बदल रहा है। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन ले ले। तो देखो जब आयोडीन से इलेक्ट्रॉन ले लेंगे तो टोटल कितना आयोडीन है, 6 आयोडीन है, तो K2Cr2O7 खुद तो Cr3+ में बदलेगा, और +6 से +3 में बदला तो उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो इलेक्ट्रॉन इससे आयोडीन से ले लेगा। तो देखो 6 आयोडीन से 6 इलेक्ट्रॉन हटा दिया
तो 3 आयोडीन मॉलिक्यूल जनरेट हो गया। और ये जो 6 इलेक्ट्रॉन है बच्चों वो क्रोमियम के पास चला जाता है। उसी तरह H2S है तो वो S में बदल जाएगा। और बोलेंगे सर इससे क्या मतलब है H2S, तो देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लेना, और दूसरा एक और भी काम होता है हाइड्रोजन लेने को भी ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो देखो H2S S में बदल गया। उसी तरह से Sn2+ है तो Sn2+ से Sn4+ में बदल गया। देखो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन प्लस था, अब ये 4 इलेक्ट्रॉन प्लस हो गया, यानी 4 इलेक्ट्रॉन लॉस कर गया। इसका मतलब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन और कम हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसने Sn2+ को Sn4+ में ऑक्सीडाइज कर दिया। उसी तरह से Rn+2 स्टेट से, देखो ध्यान से, Rn+2 स्टेट से Rn+3 स्टेट में चला गया। तो देखो +2 से +3 जाने का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन इसने लॉस किया है, तो ये +2 से +3 में गया, इसका मतलब इसका भी ऑक्सीडेशन हो गया। अब ये एग्जांपल से हम लोग देखेंगे तो Cr2O7 14H+ रिएक्शन कर रहा है Rn2+ से, तो Cr3+ बनेगा। अब देखो ध्यान से, ये याद रखो कि इससे तो ये बनेगा ही बनेगा, क्योंकि हमने याद कर रखा है कि डाइक्रोमेट है ना क्रोमियम में +3 स्टेट में चला जाता है, और ये Rn+2 है तो डेफिनेटली ऑक्सीडाइज हो रहा है तो +3 स्टेट में चला जाएगा बच्चों। तो कुल मिला के अगर हम सारे रिएक्शंस को इंडिविजुअली करेंगे तो ये आपको याद रखना है कि क्योंकि K2Cr2O7 बच्चों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा तो खुद क्या होगा, रिड्यूस होगा। तो रिड्यूस होकर क्या होगा बच्चों, क्रोमियम +6 स्टेट से +3 स्टेट में चला जाएगा, और सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर रहा है, इसका मतलब कि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लॉस करवाएगा। तो इसलिए याद रखो है ना, आयोडीन I2 में बदलेगा, H2S S में बदलेगा, Sn2+ Sn4+ में बदल जाएगा, Fe2+ Fe3+ में बदल जाएगा। यानी लॉस हो रहा है इलेक्ट्रॉन का या हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है, तो दोनों हालत में ऑक्सीडेशन कहलाएगा। अब आपको याद होगा कि इसको रिएक्शन को याद कैसे करेंगे, तो रिएक्शन वैसे ही याद कर लेंगे जैसे आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, स्केलेटन जब रिडॉक्स चैप्टर पढ़ा होगा तो बैलेंस करने का तरीका मैंने आपको सिखाया था, एसिडिक मीडियम में कैसे बैलेंस करते हैं। जैसे आपके पास एग्जाम्पल दिया रहेगा कि Cr2O7 2- और +6 Fe2+, नहीं ये जो है ना 6 नहीं दिया रहेगा, Fe2+ दिया रहेगा, और दिया रहेगा Fe3+ और +Cr3+, इसको बैलेंस करने को कहेगा। तो आप क्या करते हैं, बैलेंस कैसे करेंगे, तो यहाँ 2 क्रोमियम है तो यहाँ 2 क्रोमियम डाल दिया, ठीक है। उसी तरह से अब बैलेंस कैसे करते हैं, तो आपको याद होगा पहले ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं। इधर कितना ऑक्सीजन है, 7 है, इधर एक भी ऑक्सीजन नहीं, तो इधर 7 वाटर मॉलिक्यूल जोड़ देंगे। जैसे आपको याद होगा ऑक्सीजन को वाटर से बैलेंस करते हैं। उसी तरह फिर हाइड्रोजन बैलेंस करते हैं, तो यहाँ पर कितना है, 7 दूनी 14 हाइड्रोजन है, तो इधर 14H+ जोड़ देंगे बच्चों। तो इस तरह से ये बैलेंस हो जाता है, जो मैंने 11th में आपको रिडॉक्स में सिखाया था बैलेंसिंग करना, तो यही काम यहाँ पर भी करना होता है, ठीक है। फिर बाद में चार्ज को बैलेंस करते हैं, और चार्ज को बैलेंस करने के बाद क्या करते हैं कि दोनों तरफ के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस कर देते हैं, काट देते हैं। तो इसके लिए ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है कि जिससे दोनों तरफ का इलेक्ट्रॉन है ना घट जाए। मतलब अगर आप बात को समझ नहीं पाए हैं तो बात सिंपल सी है कि Cr2O7 जो है 2- Cr3+ में बदला है बच्चों, ठीक है, और Fe2+ Fe3+ में बदला है। देखो मैंने इक्वेशन को सेपरेट कर दिया, 11th क्लास में सिखाया था मैंने कि इक्वेशन को सेपरेट कर दो, ये इसमें बदला है, ठीक है, Cr3+ में, ये इसमें बदला है। तो ये तो याद है ना कि ये इसमें बदलेगा एसिडिक मीडियम में, और Fe2+ Fe3+ में बदलेगा क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब यहाँ से हमने क्या कहा था कि दोनों इक्वेशन को बारी बारी से बैलेंस करो, तो यहाँ 2 क्रोमियम है तो इसको 2 क्रोमियम कर दिया हमने। फिर ऑक्सीजन कैसे बैलेंस करते हैं, तो इधर कितना ऑक्सीजन है, 7, तो इधर एक भी ऑक्सीजन नहीं, तो इधर 7 वाटर मॉलिक्यूल जोड़ दिया, ठीक है बच्चों। फिर हाइड्रोजन बैलेंस करते हैं, तो इधर कितना है, 7 दूनी 14 हाइड्रोजन है, इधर एक भी हाइड्रोजन नहीं, तो 14H+ यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। अब ये बैलेंस हो गया, लेकिन उससे पहले चार्ज को भी तो बैलेंस करना है ना। देखो ध्यान से, यहाँ क्या है, यहाँ +6 स्टेट है, ठीक है, और यहाँ क्या है, यहाँ भी +6 है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखो ध्यान से, +6 है और यहाँ +3 है, तो +6 और +3 में कितने का डिफरेंस आता है बच्चों, 3 का। तो यहाँ तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इसको बराबर करने के लिए 3 यहाँ जोड़ेंगे तो +6 ये भी हो जाएगा, +3 ये भी हो जाएगा, +3 ये भी हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह इसको भी बैलेंस करेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, इसको है ना 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, और इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इलेक्ट्रॉन कट जाएगा फाइनली, और ये इसी फॉर्म में आ जाएगा जो बैलेंस आप लोग करते हैं, ठीक है बच्चों। तो इसको जो है आप लोग बैलेंस करना एक बार देख लीजिएगा। सिंपली ये याद रखिएगा कि एसिडिक मीडियम में K2Cr2O7 +6 से +3 में जाता है बच्चों, और ये याद रखिएगा कि सामने वाला ऑक्सीडाइज हो रहा है तो Rn+2 से +3 में जाएगा, आयोडीन
I2 में बदल जाएगा, SN2 प्लस SN+4 में बदल जाएगा और Rn+2 से +3 में बदल जाएगा। और याद रखिएगा कि डाइक्रोमेट क्या होगा कि क्या है ना, +6 स्टेट से +3 स्टेट में चला जाएगा। तो इसको हम लोग इस तरह से बैलेंस कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। अब इसको एक बार आप पढ़ लीजिएगा बच्चों, अगर कोई डाउट हो तो मुझसे फ़ोन से पूछ लीजिएगा, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा, ईमानदारी से पढ़िएगा तो बात समझ में आ जाएगी बच्चों। NCERT के अलावा और कोई बुक मत पढ़िएगा, तो दो मोर देन सफिशिएंट है बच्चों। उसके अलावा आपको कोई और दूसरा बुक नहीं पढ़ना है बच्चों, ठीक है। और अगर कोई कन्फ्यूज़न हो, कभी भी कोई दिक्कत हो, तो डायरेक्ट व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल कर सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस पुटअप कर सकते हैं। लेकिन साथ साथ पढ़िएगा तो आपको है ना अपने आप याद हो जाएगा बच्चों, ठीक है बच्चों। फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में KMNO4 हम लोग पढ़ेंगे और इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, जितना अपने से पढ़ेंगे उतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा बच्चों, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय।